हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आइए एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक देखते हैं। वह है कला और संस्कृति से संबंधित बिहार में कला और संस्कृति। इसमें हम देखेंगे कि वर्तमान समय में जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह राम या जय श्री राम के नारों के साथ वो केंद्रीय भूमिका में है। तो उनके परिप्रेक्ष्य में सीता का इस समाज में क्या महत्व है, अर्थात सीता वर्तमान समय में कितनी प्रासंगिक दिखाई पड़ती है इस समाज के लिए, वो हम बिहार में जो कला के विभिन्न प्रकृति है, जो स्वरूप है, उसके अनुसार क्या महत्व है सीता का हमारे लोक समाज में, स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में और इस बिहार के समाज में, उसी को समझने का हम प्रयास करते हैं। बिहार में आम अभिवादन सियावर राम अर्थात सीता के पति राम है, जो इस बात पर जोर देता है कि राम की पहचान सीता के साथ कैसे जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाएं सीता के बिना अधूरी हैं, जो शक्ति, लचीलापन, वीरता, प्रेम, त्याग, भव्यता का प्रतीक है। उनकी कई अभिव्यक्तियों में एक निरंतरता है। मिट्टी की बेटी के रूप में उनकी पहचान जो बिहार का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारे समाज में सीता का यही स्वरूप है कि वो शक्ति, लचीलापन, वीरता, प्रेम, त्याग और भव्यता के प्रतीक है, और बिहार में वो मिट्टी की बेटी के रूप में पहचानी जाती है। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे ये जो मधुबनी पेंटिंग्स को दिखा रहा है, बिहार के विभिन्न कला रूपों जिसमें मिथिला पेंटिंग इसका महत्वपूर्ण कारक एक मधुबनी पेंटिंग है, एक पार्ट है, एक भाग है। दूसरा मंजूषा पेंटिंग, ये मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, टिकुली कला, अपलिक वर्क और सुजनी शामिल है। मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़ी और अन्य हाशिए की जातियों के लोग द्वारा संरक्षित किया गया है। इन कलाओं को किन लोगों ने संरक्षित किया है? तो SC ST के लोगों ने, OBC के लोगों ने, और जो हाशिए की जातियां हैं उन लोगों ने ही इस कला को संरक्षित कर रखा है। जो हमारे यहाँ पेंटिंग की विभिन्न कलाएं मौजूद हैं, उसको ऐतिहासिक रूप से दलितों को रामायण को चित्रित करने और रंगों का उपयोग करने से रोकने सहित गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। तो जो ये निम्न जातियां हैं उनके लोगों को ऐतिहासिक रूप से क्या है कि रामायण को चित्रित करने का अवसर नहीं मिला और उनके ऊपर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए थे। संघर्ष, अन्याय और भेदभाव को सहने के बावजूद उनके समर्पण ने पारंपरिक कला रूपों को जीवित रखा है, जिससे राज्य को मान्यता और प्रशंसा मिली है। तो इन लोगों ने ही इन कलाओं को जिंदा रखा है। आगे देखते हैं। ये पद्मश्री अवार्डी हमारे यहाँ दुलारी देवी जी हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया मिथिला पेंटिंग, जो मधुबनी पेंटिंग है वो है ये। आइए तो हम विभिन्न पेंटिंग्स को जानने का प्रयास करते हैं। पहला, मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग में पद्मश्री पाने वाली पहली दलित महिला, ध्यान रखिएगा,
पहली दलित महिला कलाकार सीता देवी ने अपने पति सीवन प्रसाद के साथ मिलकर गोदना शैली, इस शैली का विकास किया है। गोदना शैली, ये दो कलाकारों का नाम याद रखिएगा, सीता देवी और सीवन पासवान। गोदना शैली को लोकप्रिय बनाया है। उनके लिए राम की पहचान सीता से अविभाज्य है, मतलब राम की जो पहचान है वो सीता से अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको विभाजित करके हम नहीं देख सकते। वे कहती हैं, हम हमेशा सिया राम कहते हैं। हम क्या कहते हैं? सिया राम। सीता के बिना राम को नहीं जाना जा सकता। सीता बिहार की बेटी है, जबकि राम क्या हुए? दामाद थे। सीता बिहार की बेटी के रूप में जानी जाती है और राम को दामाद के रूप में। हम सीता से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। सीता और राम सभी के हैं। मुझे सीता को चित्रित करने का उतना ही अधिकार है जितना किसी उच्च जाति के व्यक्ति को है। मिथिला चित्रकला अपनी विशिष्ट शैली और पैटर्न के लिए जानी जाती है, जिसमें कलाकार पारंपरिक तत्वों को बरकरार रखते हुए नई तकनीकों के साथ प्रयोग करते हैं। तो मिथिला पेंटिंग क्या है? इसकी एक अपनी विशिष्ट शैली है और इसका एक अपना पैटर्न होता है, जिसमें कलाकार पारंपरिक तत्वों को बरकरार रखते हैं। ठीक है। गोदना पेंटिंग गोदना पेंटिंग एक प्राचीन परंपरा है जिसने मिथिला कला का भी विस्तार किया है। तो गोदना पेंटिंग का ही भाग हो गया, मतलब प्राचीन समय से ही गोदना पेंटिंग बिहार और स्थानीय क्षेत्रों में मौजूद रहा है। उसने मिथिला कला शैली का क्या किया है? विस्तार किया है। इसमें लहरियागंज, मधुबनी जैसे डिस्ट्रिक्ट शामिल है। मधुबनी के जो सीवन पासवान सीवन पासवान कहाँ से है? मधुबनी से है। इस शैली के उस्ताद माने जाते हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेता सीवन पासवान बताते हैं, सामाजिक भेदभाव और गरीबी के बावजूद मैंने हमारे हाशिए पर पड़े दुसाध समुदाय, तो सीवन पासवान किस समुदाय से आते हैं? दुसाध समुदाय के एक देवता राजा सलेहस को विषय के रूप में चुनकर उच्च जाति के कलाकारों के वर्चस्व वाले पारंपरिक मिथिला विषयों को चुनौती दी। तो बेसिकली यहाँ भी देखिए, कला के क्षेत्र में भी राजनीति ताने बाने अवश्य ही दिखाई देते हैं। जातिगत जो ताना बाना है समाज के हर क्षेत्र और हर भाग में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ भी जैसे पहले प्राचीन समय में राम को चित्रित करने का अधिकार नहीं था, जो ओबीसी SC ST के लोग थे, तो उन लोगों ने एक नया तरीका ढूंढा, मतलब प्रतिरोध करने का। तो जो सीवन प्रसाद है वो चूंकि दुसाध समुदाय से आते हैं, तो दुसाध समुदाय के एक देवता है राजा सलहेस, उनको उन्होंने चित्रित किया और उच्च जाति के कलाकारों का जो वर्चस्व मिथिला पेंटिंग पर था उसको उन्होंने चुनौती देने का साहस दिखाया। यह साहसिक कदम रामायण और महाभारत विषयों से अलग था। हमने संसाधनों की कमी के कारण गाय के गोबर का उपयोग, तो ये बताते हैं कि इन्होंने पहले किस चीज का उपयोग किया? गाय के गोबर का उपयोग करना शुरू कर दिया और हमारे द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले पैटर्न और रंगों पर जाति आधारित प्रतिबंधों का
सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये जो जातिगत भेदभाव है उसका इन्होंने सामना किया। ठीक है, और ये आगे कहते हैं, हमने रामायण को तभी चित्रित किया जब कमीशन दिया गया। तो रामायण को उन्होंने कब चित्रित किया? जब उन्हें परमिशन और कमीशन मिलने लगे। यहाँ देखिए, इस फिगर में आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ये शिवन प्रसाद जी हैं जो मिथिला पेंटिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली अभी बिहार म्यूजियम में ही एक आयोजन हुआ था, वहीं पर ये सभी कलाकार मौजूद थे और इन्होंने अलग अलग पेंटिंग्स को दर्शाया है। अब आते हैं मंजूषा कला के बारे में जानते हैं। तो मंजूषा पेंटिंग की खासियत यह है कि इसमें शुद्ध 3 रंगों, जो प्राकृतिक रूप से मौजूद 3 रंग है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। गुलाबी जो बलिदान का प्रतीक है, पीला जो शांति का प्रतीक है, और हरा जो समृद्धि का प्रतीक है। यह कुंभकार या कुम्हार और मालाकार जातियों से आती है। तो मंजूषा पेंटिंग को किन जातियों ने बचाया है? जो कुम्हार जाति और मालाकार जाति के लोग हैं। भागलपुर के मंजूषा कलाकार, भागलपुर से कौन सा कलाकार है? मंजूषा कलाकार मनोज कुमार पंडित कहते हैं, यह कार्यशाला लोक कलाकारों को सीता के जीवन के विभिन्न चरणों को दिखाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। ये आप देख सकते हैं, मनोज पंडित जी हैं जो मंजूषा पेंटिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, और बनने के बाद देखिए यह कितना खूबसूरत दिखाई पड़ता है। मंजूषा कला के माध्यम से मैं सीता को एक शक्तिशाली महिला के रूप में चित्रित कर रहा हूँ, जो अपने फैसले खुद लेती है। जो फैसले खुद लेती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अपने फैसले खुद लेना मतलब स्वयं का डिसीजन मेकिंग है। इसका मतलब वो महिलाओं, मतलब सीता को किस रूप में दिखा रहे हैं? सीता को महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में दिखा रहे हैं। मेरे चित्रण में सीता राजा दशरथ के लिए पिंड दान करती है। और देखिए, सामान्यतः अपने भारतीय समाज में अपने कोई अगर मर जाता है तो उसका जो पुत्र होता है वो पिंड दान करता है। लेकिन इनके चित्रण में ये क्या दिखा रहे हैं? जो सीता है, जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वो राजा दशरथ के लिए क्या करती है? पिंडदान की परंपरा करती है। जिससे इसमें क्या है, जिसे कौन देखता है? प्राकृतिक तत्व देखते हैं। चुनौतियों और राम के अंततः अविश्वास के बावजूद, मतलब कई चुनौतियां सीता ने सही है और राम जी ने उन पर क्या किया था? अविश्वास किया था। बरगद, जो बरगद है, बरगद का पेड़ सीता के अनुष्ठान की गवाही देता है, जिससे उनकी शक्ति और दृढ़ संकल्प का पता चलता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के रूप में सीता का चित्रण कर रहे हैं। अब आते हैं, तीसरी कला है वो है सूजनी। तो सूजनी के बारे में जान लीजिए। एक्चुअली इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे सूजनी कला तकनीक में किस चीज को मतलब बनाया जाता है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है यह तकनीक? सूजनी रजाई बनाने की तकनीक है। किस चीज की? रजाई बनाने की तकनीक है, जो फारसी शब्द सोजनी, जिसका अर्थ है सुई, से उत्पन्न हुई है। इसमें रंगीन चेन सिलाई कढ़ाई के माध्यम से कहानी सुनाना शामिल है। मुजफ्फरपुर के
भूसरा गांव की 73 वर्षीय पुरस्कार विजेता कलाकार निर्मला देवी। तो निर्मला देवी किस कला की महारथी हैं? सूजनी कला की। वो एक एनजीओ भी चलाती हैं और अपने काम के जरिए सीता के वनवास को गढ़ती है। तो वो सीता के किस चरित्र को उठाया है उन्होंने? उन्होंने वनवास की घटना को उठाया है। वह हमेशा प्रकृति से जुड़ी रहने वाली सीता को वनवास में लक्ष्मण द्वारा रथ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। कहानी प्रकृति के साथ उनके दुख और अस्थायी संबंध को दर्शाता है। तो हमेशा प्रकृति से जुड़ी रहने वाली सीता को क्या दिखाया गया है कि वनवास में लक्ष्मण द्वारा रथ पर ले जाते हुए, और प्रकृति के साथ उनके दुख और अस्थायी संबंध को यह दर्शाता है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ तकनीक या फोर्थ कला पर, एप्लिक वर्क। तो एप्लिक वर्क क्या है? एक और पारंपरिक तकनीक है जिसमें प्रकृति, रोजमर्रा की जिंदगी और लोक कथाओं से प्रेरित विविध डिजाइन शामिल है। राज्य पुरस्कार विजेता रूमा वर्मा सीता के निर्वासन, ये इसमें किस चीज का चित्रण किया गया है? सीता के निर्वासन का। सीता के निर्वासन में दैनिक जीवन को दर्शाने के लिए एप्लिक वर्क का उपयोग करती हैं। वह कहती हैं सीता एक प्रकृति प्रेमी है। क्या है? प्रकृति प्रेमी। निर्वासन में अपने परिवेश के करीब रही। मेरे काम में बिहार की सामग्री का उपयोग किया गया है और भोजपुर ब्लॉक प्रिंट को एकीकृत किया गया है। सीता का पर्यावरण के प्रति लगाव मेरी कला में झलकता है। तो पर्यावरण से जो संबंध है सीता का, उसको इन्होंने अपने पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया है। अब लास्ट हम देखते हैं, वो है टिकुली पेंटिंग। 17वीं सदी की बिंदी डिजाइनों से निकली टिकुली पेंटिंग को 1950 में उपेंद्र महारथी ने पुनर्जीवित किया। ठीक है, तो ये टिकुली पेंटिंग कब से प्रचलित है? 17वीं सदी से ही जो बिंदी डिजाइन थे, ये बिंदी डिजाइन, उसी से ये निकला हुआ है टिकुली पेंटिंग, और इसको 1950 में उपेंद्र महारथी ने पुनर्जीवित किया। और पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास, आप यहाँ देखिए, अशोक कुमार विश्वास ने इसे जारी रखा। वे बताते हैं टिकुली कला में कच्चे माल के रूप में बोर्ड और रंग शामिल होते हैं जो कई कारीगरों को आजीविका प्रदान करते हैं। मैं सीता को राम के साथ अयोध्या में प्रवेश करते हुए उनकी वापसी का जश्न मनाते हुए दिखाता हूँ। यह चित्रण समानता और सामुदायिक खुशी पर जोर देता है। तो आप देखिए, यह चित्रण किस चीज पर बल दे रहा है? समानता पर और सामुदायिक खुशी। जब सीता राम के साथ वापस आती है अयोध्या, तो उसका चित्रण टिकुली पेंटिंग में किया जाता है, जिसमें लोग उनके सम्मान में दिवाली मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने 5 तरह की पेंटिंग की बात की है, और ये एक चित्र है टिकुली पेंटिंग का, कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पटना पटना नहीं, मतलब बिहार में जो पेंटिंग कला है उसमें किस किस तरह का कला मौजूद है। एक, आपने मधुबनी पेंटिंग या मैथिली पेंटिंग को देखा। दूसरा, मंजूषा पेंटिंग। ठीक है, ये मंजूषा पेंटिंग है। यहाँ देखिए, ये
दुलारी देवी के द्वारा चित्रित एक पेंटिंग है, ये मैथिली पेंटिंग का उदाहरण है। ठीक है, ये पद्मश्री अवार्डित है। फिर उसके बाद आप देखिए, ये जो फर्स्ट पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये बुआ देवी का है। बुआ देवी या बुआ देवी इनको कहा जाता है। ये भी किस चीज को परफॉर्म करेंगे? मैथिली पेंटिंग को, मधुबनी पेंटिंग को। ये सभी पद्मश्री से नवाजे गए हैं। फिर आप फिर मैंने आपको बताया मंजूषा पेंटिंग के बाद हमने देखा सुजनी। आपको बता दूं कि अभी लेटेस्ट जेपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें उन्होंने पूछा भी कि सुजनी तकनीक किस चीज से संबंधित है। तो कई बार आप ऑप्शन के हिसाब से गड़बड़ हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। रजाई बनाने की एक तकनीक है। ठीक है। एप्लिक वर्क, इसमें रूमा देवी ने किस तरीके से सीता के निर्वासन और दैनिक जीवन को दर्शाया है। और टिकुली पेंटिंग, इसमें सीता जब राम के साथ वापस अयोध्या लौटती है तो उसके जश्न को दर्शाया गया है। और अंततः जो दिवाली है, उनके सम्मान में जो दिवाली मनाई गई, उसको इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर अब बाइंड अप करते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आपका धन्यवाद।